सबके जाते ही समर सुहाना को आगे आने को बोलता है, पर सुहाना अपनी जगह से नहीं हिलती और समर की शर्ट को और कस के पकड़ लेती है। अब समर को उसके नेल्स चुभने लगे थे। उसने अपने हाथ पीछे करके सुहाना को अपने सामने किया। समर ने जब उसको देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सुहाना का फेस एकदम पीला पड़ा हुआ था, उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और वो कांप रही थी। उसने अपनी आंखें ऐसे बंद की हुई थी कि जैसे उसने आंखें खोली तो कोई उसको मार देगा। समर उसको देख के समझ गया था कि सुहाना को पैनिक अटैक आया है। वो तुरंत उसको अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहराने लगता है, पर सुहाना पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। समर समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जरा सी बात पर किसी को पैनिक अटैक कैसे आ सकता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सुहाना को नॉर्मल कैसे करे। सुहाना ने उसको कस के गले लगाया हुआ था और वो कांप रही थी। जब समर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सुहाना को अपने आप से थोड़ा दूर किया और उसके कैप्टे होठों पर अपने होंठ रख देता है। थोड़ी ही देर में सुहाना उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। समर उसको तुरंत छोड़ देता है तो सुहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। समर उसको बेड पर बैठा देता है और उसके हाथ रब करने लगता है। सुहाना उसको ही देख रही थी। समर उससे बोला, आर यू ओके, मैं किसी लेडीज डॉक्टर को बुलाऊं? तो सुहाना अपना सर ना में हिला देती है। समर ने फिर उससे बोला, सॉरी, मुझे तुमको नॉर्मल करने के लिए कुछ समझ नहीं आया। तो सुहाना ने कुछ नहीं बोला और अपनी पलकें झपका दी। उसको पता था समर ने जो किया उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए किया। उसको अच्छे से याद था जब उसको पिछली बार अटैक पड़ा था, तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और उसको नॉर्मल करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा था। समर उसको बेड पर लेटा देता है और उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। वो जाने लगता है तो सुहाना उसका हाथ पकड़ लेती है। समर वहीं बैठ जाता है और बोलता है, मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। सुहाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। समर उसके सर को फिर से सहराने लगता है। सुहाना को जल्द ही नींद आ जाती है। सुहाना के सोने के बाद समर उसके रूम से बाहर आ जाता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वो राहुल को कॉल करके पूछता है कि उस लड़की का क्या अपडेट है। तो राहुल उससे बोलता है, सर डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। समर ओके बोल के फ़ोन रख देता है। अब उसको और भी जल्दी सुहाना का पास्ट जानना था। उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी ये हालत है। दूसरी तरफ जब ऋषभ बाहर आया तो सारा उसके पीछे ही चल रही थी और उसको परेशान कर रही थी। ऋषभ ने कार की ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए सारा से बोला, तुम पीछे बैठो। तो सारा बोली, आप मेरे ड्राइवर थोड़ी ना हो जो मैं पीछे बैठूंगी। ऋषभ, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने के लिए रेडी हूं, पर तुम पीछे बैठो। वो सारा की हरकतों से परेशान हो गया था, इसलिए वो उसको पीछे बैठने के लिए बोल रहा था। उसको पता था अगर सारा आगे उसके साथ बैठेगी तो उसको और परेशान करेगी। सारा उससे बोलती है, नहीं, मैं पीछे नहीं बैठूंगी। अगर आपको मेरे साथ आगे बैठने में प्रॉब्लम है तो मैं ड्राइव करती हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाना। ऋषभ, मुझे अपने घर जाना है, भगवान के घर नहीं। सारा, तो फिर मुझे आगे बैठने दो। ऋषभ, जहां मन हो वहां बैठो, पर मेरा सर खाना बंद करो। सारा स्माइल करते हुए बोली, मैं आपकी गोद में बैठ जाओ। ऋषभ ने उसको हैरानी से देखा और फिर धीरे से बोला, गोद में क्यों, मेरे सर पर ही बैठ जाओ ना। पर सारा ने सुन लिया था और वो हंसते हुए आगे सीट पर बैठ गई। ऋषभ ने एक लंबी सांस ली और वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सारा उसको ही देख रही थी तो ऋषभ उससे बोला है, ऐसे क्या घूर रही हो, इंसान ही हूँ मैं, कोई एलियन नहीं हूँ जो ऐसे घूर रही हो। सारा, आप मेरी सीट बेल्ट नहीं लगाओगे? ऋषभ, क्यों, तुमने अपने हाथ क्या किराए पर दे रखे हैं? तुम्हारे पास हाथ है ना, खुद लगा लो। सारा मुंह बना के बोलती है, वो मैंने मूवी में देखा है, हीरो सीट बेल्ट लगता है हीरोइन को। ऋषभ अपना सर पीट लेता है। उसका तो मन कर रहा था कि या तो वो खुद का सर फोड़ ले या सारा का फोड़ दे, पर वो इसमें से कुछ नहीं कर सकता था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, ना मैं कोई हीरो हूँ ना तुम कोई हीरोइन, तो शांति से खुद सीट बेल्ट लगा लो। सारा, अगर न लगाऊं तो? ऋषभ, लगानी हो तो लगाओ, नहीं लगानी हो तो मत लगाओ, वैसे भी मैं कार चलाने वाला हूँ, कोई हवाई जहाज नहीं जो तुम उड़ जाओगी। सारा बेचारों सा मुंह बना के खुद ही सीट बेल्ट लगा लेती है।
ऋषभ चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था। सारा उसे बोली, मुझमें क्या कमी है जो आप मुझे पसंद नहीं करते। ऋषभ कोई जवाब नहीं देता तो सारा फिर बोलती है, आपको जैसी लड़कियां पसंद हो आप मुझे बता दो, मैं वैसी बन जाऊंगी। ऋषभ उससे बोलता है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, और मैंने कभी तुमको उस नज़र से नहीं देखा सारा, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ। ऋषभ सारा को समझाते हुए बोलता है, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमको प्यार का मतलब भी पता है, और तुम्हारे और मेरे बीच में जैसा रिलेशन तुम चाहती हो वो कभी नहीं बन सकता। सारा, पर क्यों? बस इसलिए क्योंकि हमारे बीच में एज गैप है, बस 2-4 साल का ही गैप है, उसके लिए आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऋषभ हैरानी से बोला, 2-4 साल मैडम, हमारे बीच पूरे 8 साल का गैप है। सारा, हाँ तो क्या हुआ, प्यार एज थोड़ी ना दिखता है। ऋषभ, जिसको तुम प्यार बोल रही हो वो बस तुम्हारा अट्रैक्शन है, कल जब तुमको मुझसे अच्छा कोई मिल जाएगा तो तुम्हारा ये सो कोल्ड प्यार है ना वो हवा में दिखाई देगा। तो इन बकवास चीजों से अपना ध्यान हटाओ और अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, समझी। सारा, आपको ऐसा लगता है मैं इतने टाइम से बाहर स्टडी कर रही हूँ, मुझे आज तक तो कोई पसंद नहीं आया, मुझे बचपन से आप ही पसंद हो। आपको याद है आप मेरे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लाते थे, आप बचपन में मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे जरा सी भी चोट लग जाती थी तो आप परेशान हो जाते थे। ऋषभ अपनी आंखें बड़ी करके सारा को देखने लगता और अपने मन में बोलता है, इसलिए इसका दिमाग खराब है क्या? सारा, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, आप दिल्ली मुझसे मिलने आते थे। ऋषभ एक हाथ अपने सर पर रख के सारा से बोला, तब तुम 4 साल की थी और मैं तुमको एक बच्चे जैसा प्यार करता था, मुझे पता होता कि मेरे चॉकलेट और आइसक्रीम लाने का ये मतलब निकलोगी तो मैं कभी ऐसा नहीं करता, और रही बात तुमसे मिलने आने की तो मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने आता था ना कि तुमसे मिलने। सारा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि भाई इस रिश्ते को नहीं मानेंगे इसलिए मुझे मना करते हो। पर आप चिंता मत करो, मैं भाई को मना लूंगी, आज तक भाई ने मेरी हर विश पूरी की है, वो ये विश भी जरूर पूरी करेंगे। ऋषभ का तो मन कर रहा था कि वो अपना सर कार की स्टीयरिंग पर दे मारे, वो अपने मन में बोला, ये समझती क्या है मुझे, मैं क्या कोई खिलौना हूँ जो समर इसको खेलने के लिए देगा। ऋषभ कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको अच्छे से समझ आ गया था कि अगर भगवान भी आ जाए फिर भी सारा को समझा नहीं पाएंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। अभी ऋषभ के दिमाग में बस ये चल रहा था कि जल्दी से बस घर आ जाए क्योंकि वो सारा को बीच रोड पर भी नहीं उतार सकता था। ऋषभ को चुप देख के सारा फिर बोली, आप किसी और से प्यार करते हो क्या? पर इस बार ऋषभ ने उसकी बात को इग्नोर किया और कार की स्पीड बढ़ा दी। सारा थोड़ी देर चुप रही, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो फिर बोली, आप किसी और से प्यार करते हो क्या? ऋषभ उसके सवालों से परेशान हो गया था, उसको लगा शायद उसके हाँ बोलने पर सारा समझ जाए। ऋषभ बोला, हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कार का एयर फ्रेशनर उठा के ऋषभ को मारने ही वाली थी कि ऋषभ उसको देख लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पहले अपनी कार साइड में लगता है, फिर सारा के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, पागल हो गई हो क्या, ये क्या करने जा रही थी? तो सारा रोते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और से प्यार करने की? ऋषभ सारा से बोलता है, तो तुम मुझे मार दोगी? सारा अपना सर हाँ में हिला देती है और बोलती है, जो चीज़ मेरी नहीं वो किसी की भी नहीं। अब ऋषभ का सर घूमने लगा था, उसने सारा के हाथ से एयर फ्रेशनर लिया और सीधा कार के बाहर ही फेंक दिया और फिर से कार स्टार्ट कर दी। उसने सारा से फिर कुछ नहीं बोला। सारा रोते हुए बोली, आप समझते क्यों नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? आप ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ऋषभ, कार से बाहर निकलो। सारा को समझ नहीं आता कि ऋषभ ऐसे क्यों बोल रहा है। वो फिर ऋषभ से बोली, क्या बोला आपने? मैं कार से चली जाऊंगी तो आपको विश्वास हो जाएगा। ऋषभ, तुम्हारा घर आ गया, कार से बाहर निकलो। सारा ना में सर हिला देती है और बोलती है, आज आप बताओगे तभी मैं जाऊंगी वरना ऐसे ही बैठी रहूंगी। ऋषभ अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम अभी जाओ, हम बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे, ओके? नाउ यू गो।
तो सारा बोलती है मुझे पता है आप बस मुझे भागने के लिए ऐसे बोल रहे हो। ऋषभ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो कार से बाहर आता है और सारा को अपनी कार से बाहर निकाल देता है और तुरंत वहां से चला जाता है। सारा उसको जाते हुए नम आंखों से देख रही थी। रात हो गई थी पर सुहाना अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। समर को टेंशन होने लगी थी कि कहीं फिर से सुहाना को अटैक तो नहीं आया। समर सुहाना को देखने के लिए उसके रूम में जाता है तो सुहाना विंडो पर बैठी बाहर गार्डन में लगे फूलों को देख रही थी। वो अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कब समर उसके रूम में आया। समर सुहाना के पास जाके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है तुमको फूल पसंद है। तो सुहाना का ध्यान टूटता है और वो समर को देखने लगती है। समर उससे फिर बोलता है अब कैसा फील हो रहा है, तो सुहाना बस ठीक बोल के चुप हो जाती है। सुहाना को उस किस के बाद समर से बात करने में बहुत अजीब फील हो रहा था। समर भी इस चीज को अच्छे से समझ चुका था कि सुहाना अनकंफर्टेबल है। समर ने सुहाना से फिर बोला चलो खाना खा लो। सुहाना मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए। समर कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। समर के जाते ही सुहाना आंखें बंद करके अपना सर विंडो से लगा लेती है। थोड़ी देर में सुहाना के रूम में नॉक होता है। सुहाना अंदर आने को बोलती है तो एक मेड खाना लेकर अंदर आती है। सुहाना उस मेड से बोलती है आप ये खाना ले जाए। तभी समर फिर से रूम में आ जाता है और वो मेड से बोलता है आप जा सकती हो। मेड तुरंत वहां से चली जाती है। सुहाना समर को एक नज़र देखती है और फिर से बाहर देखने लगती है। समर खाने की प्लेट उठाता है और सुहाना की तरफ बढ़ जाता है। सुहाना अभी भी बाहर ही देख रही थी। समर उससे फिर बोलता है खाना खा लो, पर सुहाना कोई जवाब नहीं देती तो समर एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा देता है। सुहाना समर को देखने लगती है तो समर बोलता है प्यार से खा लो वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सुहाना चुपचाप अपना मुंह खोल देती है। समर उसको खाना खिलाने लगता है तो सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समर उससे पूछता है क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तो सुहाना तुरंत अपना मुंह दूसरे साइड कर लेती है और समर से अपने आंसू छुपाने लगती है, पर समर ने उसको ऐसा करते देख लिया था। समर उससे कुछ नहीं बोलता और उसको खाना खिलाने लगता है। सुहाना को आज बहुत अलग फीलिंग आ रही थी समर के साथ। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि समर एक अनजान के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। थोड़ी ही देर में खाना फिनिश हो जाता है तो समर सुहाना से बोलता है अब तुम सो जाओ। तो सुहाना बोलती है मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। समर को पता था सुहाना को अकेले नींद नहीं आएगी, इसलिए वो सुहाना का हाथ पकड़ता है और बेड की तरफ ले जाता है। सुहाना उसको बड़े ध्यान से देख रही थी पर उसने आज समर से कुछ नहीं बोला। समर ने उसको बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट से कवर करके बोला तुम सो जाओ, मैं यही हूँ। सुहाना समर को फिर से देखने लगती है पर इस बार उसके देखने का नजरिया कुछ अलग था। वो समर से बोली मैं सो जाऊंगी, आप मेरे लिए परेशान मत हो। तो समर स्माइल करते हुए बोला तुम्हारे लिए परेशान कौन हो रहा है, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ अगर तुमको कुछ हो गया तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। समर की बात सुन के सुहाना के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर में सुहाना सो जाती है तो समर सोफे पर जाके बैठ जाता है और अपने मेल्स चेक करने लगता है। थोड़ी देर में समर को भी नींद आ जाती है और वो वही सोफे पर सो जाता है। सुबह जब सुहाना की आंख खुलती है तो उसकी नज़र समर के ऊपर जाती है जो सोफे पर सो रहा था। सुहाना के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उठ के समर के पास जाके बैठ जाती है और उसको देखते हुए बोलती है इतनी केयर मत करिए मेरी, मुझे प्यार की आदत नहीं है, कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं। सुहाना समर को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने अपना हाथ समर के गाल की तरफ बढ़ाया। वैसे ही समर ने अपनी आंखें खोल दी। सुहाना जल्दी से अपना हाथ पीछे करने लगती है पर समर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये क्या कर रही थी तुम? सुहाना हकलाते हुए बोली वो मैस्मर, हाँ तुम। सुहाना वो आपके गाल पर मच्छर बैठा था वो ही हटा रही थी। समर स्माइल करते हुए बोला है सही मैम, पर मुझे तो यहाँ कोई मच्छर नहीं दिख रहा। सुहाना वो भाग गया। समर को उसकी बातों पर बहुत हंसी आ रही थी। सुहाना जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और बाथरूम में भाग जाती है। समर भी स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है।
सुहाना बाथरूम के गेट से टेक लेकर खड़ी हो जाती है और अपने आप से बोलती है, ये क्या करने जा रही थी तू यहाँ बस अपने फायदे के लिए है, ये मत भूल। समर भी अपने रूम में आ जाता है। आज उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। समर रेडी होकर नीचे आता है तो उसको सुहाना कहीं नहीं दिखती। वो एक मेड से पूछता है कि सुहाना कहाँ है, तो वो मेड समर को बताती है कि मैडम तो आज जल्दी नाश्ता करके चली गई। समर फिर उससे बोलता है, उसने कुछ बोला क्या? तो वो मेड बोली, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर वो अपने आप से बातें कर रही थी कि उनको दूर रहना होगा। समर मेड को जाने को बोल देता है और स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकती, मैं तुमको कहीं जाने ही नहीं दूंगा। सुहाना ऑफिस में अपने काम में बिजी थी। आज वो समर को उसका शेड्यूल भी नहीं बताने गई थी। लंच टाइम में समर सुहाना के कैबिन में आता है तो सुहाना एकदम शॉक्ड हो जाती है और समर से बोलती है, सर आप यहाँ कुछ जरूरी काम था क्या? समर उससे बोलता है, हाँ बहुत जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। सुहाना डरते हुए बोलती है, सर कहाँ जाना है? तो समर उससे बोलता है, चलो फिर बताता हूँ। समर कैबिन से बाहर आ जाता है। सुहाना वहीं खड़ी रहती है तो समर उससे फिर बोलता है, तुम अपने पैरों पर चलोगी कि मैं तुमको उठा के ले चलूं? सुहाना समर को हैरानी से देखने लगती है और फिर उसके पीछे चलने लगती हैं। सुहाना अपने मन में बोलती है, अब पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। ये हिटलर कौन सी सजा सुनाने वाले हैं। दोनों प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। सुहाना लिफ्ट में एक साइड में चुपचाप खड़ी थी। समर अपने फोन में बिजी था। थोड़ी ही देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। समर सुहाना से बोलता है, तुम कार में बैठो, मैं अभी आता हूँ। सुहाना कार में जाके बैठ जाती है। समर किसी से थोड़ी देर फोन पर बात करता है और फिर वो भी कार में आके बैठ जाता है। सुहाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे थे, इसलिए वो एक बार फिर समर से पूछती है, सर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पर समर उसको कोई जवाब नहीं देता तो सुहाना मुंह बना के विंडो के बाहर देखने लगती है। थोड़ी देर में समर अपनी कार रोकता है। सुहाना बाहर देखने लगती है तो ये कोई एकेडमी लग रही थी। सुहाना कार से बाहर आके समर को देखने लगती है तो समर उससे बोलता है, अंदर चलो। दोनों अंदर चले जाते हैं। सुहाना अंदर जाके हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। सुहाना समर की तरफ देखती है तो समर बोलता है, तुम आज से इनको डांस सिखाने वाली हो? तो सुहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भरे गले से समर से बोलती है, पर हम कैसे? वो कुछ आगे बोलती उससे पहले ही समर उसको गले से लगा लेता है और बोलता है, तुम कर सकती हो, और ये सभी अनाथ आश्रम के बच्चे हैं। सुहाना समर को गले लगे ही सर उठा के देखती है तो समर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। तभी वहां 2-3 बच्चे आ जाते हैं तो समर सुहाना को छोड़ देता है। वो बच्चे सुहाना से बोलते हैं, दीदी आप हम लोगों को डांस सिखाने वाली हो? हम लोगों को डांस बहुत पसंद है, पर हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई हमको डांस नहीं सिखाता। सुहाना अपने घुटनों पर बैठ जाती है और बोलती है, मैं आप लोगों को डांस करना जरूर सिखाऊंगी। और वो फिर एक बार समर को देखने लगती है। समर अपनी पलकें झपका देता है और वहां से जाने लगता है। सुहाना नम आंखों से उसको जाते हुए देख रही थी। शायद आज तक जो कोई नहीं समझ पाया था वो समर समझ गया था उसके बारे में। बहुत ही अजीब रिश्ता था दोनों के बीच में। सुहाना समर से ज्यादा बात नहीं करती थी, फिर भी समर उसके मन की बात समझ जाता था। सुहाना ने अपने आंसू पोंछे और बच्चों से बातें करने लगी। वो एक एक करके सबसे उनका नाम पूछ रही थी। आज सुहाना के फेस पर एक अलग ही खुशी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो आज पहली बार इतनी खुश हों। सुहाना बच्चों को डांस सिखाने लगती है। उसको टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। भी उनमें से एक बच्ची बोलती है, दीदी हम अब थक गए, अब कल सीखेंगे। तो सुहाना टाइम देखती है और बोलती है, अरे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोग आश्रम कैसे जाओगे? तो उनमें से एक बच्ची बोली, दीदी आप परेशान मत हो, हमारा आश्रम पास में ही है और हमारे आश्रम की आंटी आती ही होगी हम लोगों को लेने। तभी वहां पर एक 50 वर्ष की महिला आती है और उन बच्चों से बोलती है, चलो सब लोग, अब दीदी को भी घर जाना होगा। तो सभी बच्चे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
वो महिला शारदा जी सुहाना के पास आके बोली थे, क्यों बेटा, जो तुम इन बच्चों को फ्री में डांस सिखा रही हो। तो सुहाना उनसे बोलती है, आप थैंक यू मत बोलिए, इनको डांस सिखाने में मेरा ही फायदा है। इनके बहाने मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। शारदा जी सुहाना के सर पर हाथ रखती है और फिर वहां से बच्चों को लेकर चली जाती है। सुहाना भी अपना बैग उठाकर बाहर आ जाती है। वो ये सोच ही रही थी कि वो घर कैसे जाएगी, तभी एक कार आके उसके सामने रुकती है। वो कार देख के ही समझ जाती है कि ये समर की कार है। समर विंडो का ग्लास नीचे करके बोलता है, बैठो। तो सुहाना कार में बैठ जाती है। समर सुहाना से पूछता है, कैसा रहा सब। तो सुहाना बाहर देखते हुए बोली, अच्छा था। समर सुहाना से फिर कुछ नहीं बोलता और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगता है। सुहाना एक बार भी समर की तरफ नहीं देखती है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। सुहाना तुरंत कार से निकल के अंदर चली जाती है। समर उसको जाते हुए देख रहा था, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। सुहाना अपने रूम में जाती है और सीधा बाथरूम में जाके शॉवर के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके आंखों में आंसू थे जो पानी के साथ ही बह रहे थे। सुहाना थोड़ी देर में बाथरूम से बाहर आती है और डाइनिंग एरिया में आ जाती है। समर वहां पहले से ही बैठा था। सुहाना चुपचाप जाके खाना खाने लगती है। समर सुहाना को ही देख रहा था। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो अभी रो कर आई है। सुहाना डिनर करती है और बाहर गार्डन में रखे झूले पर जाके बैठ जाती है। वो एक टक चांद को देख रही थी। समर भी उसके पास ही आके बैठ जाता है। सुहाना उसकी तरफ एक नज़र देखती है और फिर से चांद को देखने लगती है। सुहाना समर से बोलती है, थैंक यू समर। किस लिए? सुहाना, वो जो आपने मेरे लिए ये सब किया। समर, तुमको अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। सुहाना फिर उसकी तरफ देखती है तो समर आगे बोलता है, वो बच्चे मेरे ही अनाथ आश्रम के हैं। बहुत टाइम से वहाँ के मैनेजर डांस टीचर को ढूंढ रहे हैं, पर कोई अच्छा मिला नहीं, इसलिए तुमको ये जॉब दी। सुहाना फिर चांद की तरफ देखती है और स्माइल करते हुए बोलती है, उस जॉब के लिए थैंक यू। इतना बोल के सुहाना झूले से उठ के जाने लगती है तो समर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। सुहाना अपने आप को संभाल नहीं पाती और समर के ऊपर गिर जाती है। वो तुरंत समर के ऊपर से उठने लगती है तो समर उसको पकड़ लेता है। सुहाना समर को देखने लगती है तो समर उसको वैसे ही पकड़े हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही थी? सुहाना अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, पहले मुझे छोड़िए। समर ना में अपनी गर्दन हिला देता है। सुहाना उसको घूर के देखने लगती है तो समर बोलता है, घूरने से कुछ नहीं होगा, पहले बताओ क्यों रो रही थी, तभी छोड़ूंगा, वरना तुम मेरे ऊपर ऐसे भी लेटी रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुहाना उससे फिर बोलती है, देखिए सर, मुझे छोड़िए वरना। समर उसके बैग को और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, वरना क्या करोगी? सुहाना अपनी आंखें बड़ी करके समर को देखने लगती है और उसकी गर्दन पर काट लेती है। सुहाना ने इतनी तेज काटा था कि समर के मुंह से चीख निकल गई और उसकी पकड़ सुहाना पर ढीली पड़ गई। सुहाना ने इस बात का फायदा उठाया और वो तुरंत समर से दूर हो गई और वहां से फिर से जाने लगी। समर ने जल्दी से खड़े होकर फिर से उसका हाथ पकड़ के अपने सामने कर लेता है और सुहाना से बोलता है, तुमको लव बाइट देने का इतना ही मन था तो प्यार से दे देती, मैं मना नहीं करता, ऐसे काटने की क्या जरूरत थी? सुहाना की तो आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब समर से क्या बोले। सुहाना को ऐसे देख के समर के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो सुहाना के फेस को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके दोनों गालों पर किस कर देता है। समर के किस करने से सुहाना तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई थी। समर को उसको ऐसे देख के बहुत हंसी आ रही थी। वो सुहाना से बोला, अगर नेक्स्ट टाइम लव बाइट देने का मन हो तो ऐसे प्यार से देना, ओके? इतना बोल के समर वहां से चला जाता है। सुहाना मूर्ति बन के खड़ी थी। समर की बात सुन के सुहाना अपने सेंस में आती है और अपने फेस पर हाथ रख लेती है और अपने रूम में जाके मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके दोनों गालों पर रेड मार्क आ गए थे। वो उन मार्क को देख के बोलती है, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप वो करोगे। और वो अपने गाल पर दवा लगा के बेड पर लेट जाती है।
पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको बार बार समर का किस करना याद आ रहा था। वो फिर अपने आप से बोली, क्या हो गया है तुमको, क्यों इतना सोच रही हो इस बारे में। वही हाल समर का भी था। समर को भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी एक टक सीलिंग को ही देखे जा रहा था। वो अपने आप से बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। मॉर्निंग में सुहाना ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग एरिया में आती है तो समर पहले से ही नाश्ता कर रहा था। सुहाना का समर के सामने जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो बिना नाश्ता किए जाने लगती है तो समर उसको रोकते हुए बोलता है, तुम आज भी मेरे हाथों से नाश्ता करना चाहती हो क्या। तो सुहाना तुरंत समर की तरफ देखने लगती है और उसको याद आ जाता है कि कल समर ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया था। समर अपनी जगह से उठता है और सुहाना के पास जाके फिर बोलता है, तुमको अगर मेरे हाथों से ही नाश्ता करना पसंद है तो बता दो, मैं डेली तुमको खिला दूंगा। सुहाना अपने मन में बोली, इनको हुआ क्या है, ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। समर उसका हाथ पकड़ के डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब तुमको ही नखड़े करने हैं हर चीज में, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। समर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और सुहाना को भी बगल वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है, पर सुहाना नहीं बैठती और अपने मन में बोलती है, लगता है गर्दन पर काटने का असर इनके दिमाग पर हो गया है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। सुहाना नहीं बैठती तो समर उसको खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। सुहाना की तो आंखें और बड़ी हो जाती है। समर उसकी तरफ स्पून बढ़ाते हुए बोला, घूरना बंद करो और चुपचाप खाओ। अगर तुम कमजोरी की वजह से गिर गई न तो मैं तुमको उठाने भी नहीं आऊंगा। सुहाना समर की गोद से उठने की कोशिश करने लगती है पर समर उसको उठने नहीं देता और सुहाना से बोलता है, चुपचाप खाओ वरना मुझे और भी तरीके आते हैं खिलाने के। सुहाना समर को देखती है और फिर अपने आसपास की कहीं कोई उनको ऐसे देख ना ले, वरना घर के सर्वेंट उसके बारे में क्या सोचेंगे। जब वो इधर उधर देखती ही तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। जहां सर्वेंट्स की लाइन लगी रहती थी वहां आज एक भी सर्वेंट नहीं दिख रहा था। फिर उसको याद आता है कि कल भी घर में एक भी सर्वेंट नहीं था, बस एक मेड थी जिसने उसको नाश्ता सर्व किया था। घर में एक भी मेल सर्वेंट नहीं दिखे उसको कल से। कल वो बहुत जल्दी में घर से निकल गई थी इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। वो फिर अपने मन में बोलती है, क्या सर ने मेरी वजह से मेल सर्वेंट हो निकाल दिया। इतना सोच के ही उसके दिल के अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। सुहाना को कुछ सोचता देख समर ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह खोला और स्पून उसके मुंह में डाल दी। सुहाना तुरंत अपने सेंस में आके समर को देखने लगती है। समर की इस हरकत पर उसका मन तो कर रहा था समर को एक मुक्का मार दे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। समर उसके फेस के एक्सप्रेशन से समझ गया था कि सुहाना क्या सोच रही है, इसलिए उसने सुहाना से बोला, ऐसा सोचना भी मत वरना। सुहाना नाश्ता खाते हुए बोली, वरना क्या। अब समर उसको घूर के देखने लगता है और उसकी नाक पर बाइट कर लेता है और बोलता है, वरना ये, अब घूमो बंदर जैसी नाक लेके। सुहाना की नाक पर तुरंत रेड मार्क आ गया था। समर उसको देख के मुस्कुरा रहा था तो सुहाना तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लेती है, तो समर हंसते हुए बोलता है, अब नाश्ता करोगी कि और वरना देखना है। सुहाना जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है और समर से बोलती है, मैं खुद खा लूंगी। और फिर से समर की गोद से उठने लगती है, पर समर इस बार भी उसको उठने नहीं देता और बोलता है, मैं खिला रहा हूँ ना, तो शांति से खाओ। सुहाना चुपचाप उसकी गोद में बैठ के नाश्ता करने लगती है। उसको बहुत अलग सी फीलिंग आ रही थी। थोड़ी देर में समर सुहाना को नाश्ता करवा देता है तो सुहाना जल्दी से बोलती है, अब मैं जाऊँ। समर कुछ बोलता उससे पहले ही वहाँ एक मेड हाथ में पिंक रोज का बोके और चॉकलेट का बॉक्स लेकर आई। समर और सुहाना को ऐसे बैठे देख के मेड ने अपनी नजरें नीचे कर ली। सुहाना मेड को देख के तुरंत उठने लगती है, पर समर उसकी कमर को कस के पकड़ लेता है जिससे वो उठ नहीं पाती। वो मेड नजरें नीचे करके बोलती है, मैम आपके लिए पार्सल आया है। सुहाना को याद आता है कि उसने ही ये फूल और चॉकलेट ऑनलाइन ऑर्डर की थी। सुहाना समर को देखती है जिसके फेस के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे और वो उन फूल और चॉकलेट को घूर रहा था।
वो समर की कमर पर जोर से चुटकी काटती है जिससे समर की पकड़ सुहाना पर थोड़ी ढीली हो जाती है और सुहाना तुरंत उसकी गोद से उठ के मेड के पास जाके वो फ्लावर और चॉकलेट का बॉक्स ले लेती है। मेड तुरंत वहां से चली जाती है। सुहाना वो फ्लावर और चॉकलेट के बॉक्स को लेकर हॉल में आती और टेबल पर रख के अपने रूम में चली जाती है। समर हॉल में आता है और फ्लावर के बोके को उठा के देखने लगता है। उसने उस बोके को ऐसे पकड़ रखा था जैसे उसने उस इंसान की गर्दन पकड़ रखी हो जिसने ये भेजा है। समर को ये लग रहा था कि सुहाना को ये फ्लावर और चॉकलेट किसी ने भेजे है। समर मेड को बुलाता है और वो बुके और चॉकलेट बाहर फेंकने को बोल देता है। मेड एक नज़र समर को देखती है जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो जल्दी से वो फ्लावर और चॉकलेट का बॉक्स लेकर वहां से चली जाती है। समर वही सोफे पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है, पर उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि सुहाना को किसने ये फ्लावर भेजे होंगे। थोड़ी देर में सुहाना रेडी होकर हॉल में आती है, पर उसको टेबल पर फ्लावर और चॉकलेट का बॉक्स नहीं मिलता तो वो इधर उधर देखने लगती है। समर सुहाना को ही देख रहा था। सुहाना ने आज ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप और उसके ऊपर हुडी डाली हुई थी। उसने मैचिंग हैंडबैग भी लिया हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, पर उसने अपने फेस पर मेकअप किया हुआ था। सुहाना मेड के पास जाके पूछती है कि आपने फ्लावर और चॉकलेट का बॉक्स देखा है क्या? मैंने यही टेबल पर रखा था। वो मेड एक नज़र समर को देखती है जो उसको ही घूर के देख रहा था। वो मेड डरते हुए सुहाना से बोली, मैम वो मैंने फेंक दिए, आप ऐसे ही रख के चली गई तो मुझे लगा आपको पसंद नहीं है इसलिए। वो मेड इतना बोल के शांत हो जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। सुहाना उससे बोलती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे ले लूंगी। समर का गुस्सा अब और बढ़ गया था और वो अपने मन में बोला, मतलब इस लड़की में वो फ्लावर ऑर्डर किए थे, पर किसके लिए? मुझसे तो ठीक से बात तक नहीं करती और किसी और के लिए फ्लावर और चॉकलेट लेकर जा रही है। सुहाना बाहर की तरफ जाने लगती है तो समर गुस्से से उससे पूछता है, कहाँ जा रही हो? सुहाना पलट के उसकी तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती हैं क्योंकि समर उसको गुस्से से घूर रहा था। उसको समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया है जो समर उसको ऐसे देख रहा है। सुहाना एक लंबी सांस लेती है और समर से बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ, आपको मुझसे कुछ काम है क्या? समर और गुस्से में उससे बोलता है, जितना पूछा जाए उतना आंसर दो, कहाँ जा रही हो? सुहाना को अब समर के ऊपर गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए बोली, सिटी मॉल जा रही हूँ, सारा के कॉन्टेस्ट को देखने के लिए। फ्लैशबैक। सुहाना अपने कैबिन में काम कर रही थी, तभी सारा का फोन आता है। सुहाना कॉल पिक करती है तो सारा बोलती है, भाभी तुमको याद है ना, कल मेरा कॉन्टेस्ट है, तुम आओगी ना मेरा परफॉर्मेंस देखने? सुहाना, सॉरी सारा, पर मुझे काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं तुमसे बाद में जरूर मिलने आऊंगी। सारा, अगर तुम नहीं आई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं डांस कैसे अच्छे से कर पाऊंगी? सुहाना, ओके मैं जरूर आऊंगी। समर के फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलता है, मतलब वो फ्लावर और चॉकलेट सारा के लिए थे। तभी उसको याद आता है कि सारा को पिंक रोज बहुत पसंद है। अब उसको थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसने बिना जाने उन फ्लावर को बाहर फेंकवा दिया।